दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। हालिया सालों में दुनिया को लगातार कई संकटों का सामना करते देखा गया है। पहले से ही मौजूद जलवायु परिवर्तन के अलावा यूक्रेन पर रूसी हमला, कोरोना महामारी के बाद आर्थिक सुधारों को अपनाने की चुनौतियां, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की विस्तारवादी नीति वगैरह वगैरह। ऐसे में भारत के साथ कई अन्य G20 देशों की मौजूदगी में गुजरे हफ्ते जर्मनी के बवेरिया में आयोजित G7 नेताओं की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इन परिस्थितियों में भी विकसित औद्योगिक देशों के संगठन G7 के सदस्य एक साझा मोर्चा पेश करने में कामयाब रहे। इसने यूक्रेन के समर्थन में एक स्टैंड अलोन G7 स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें बिना शर्त वित्तीय, मानवीय, सैन्य और राजनयिक सहायता मुहैया कराने की प्रतिबद्धता जताई गई। साथ ही कहा गया कि जब तक यूक्रेन को जरूरत होगी, ये संगठन उसके साथ खड़ा रहेगा। वाकई में इसे बेहद सराहनीय कदम माना जा सकता है। हालांकि इसे तब और सराहनीय माना जाता जब टॉक शॉप से इतर कोई ठोस जमीनी कोशिश होती नजर आती। कोई ठोस जमीनी कोशिश नजर नहीं आने की वजह है कि यहां रूस विरोधी फॉर्मुलेशन बनने की उम्मीद थी। वो तो नहीं हुआ, लेकिन चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुद्दा यहां जोर शोर से उठाया गया। विकासशील देशों में चीन के BRI को काउंटर करने के लिए इन्होंने $600 बिलियन की योजना की घोषणा की। ऐसे में दो सवाल बनते हैं। पहला ये कि क्या $600 बिलियन की ये योजना चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मात दे पाएगी और इससे भारत को कितना फायदा होने वाला है। जबकि दूसरा ये कि यूक्रेन के समर्थन में जारी स्टैंड अलोन G7 स्टेटमेंट क्या रूस के लिए चुनौती पेश कर सकेगा। दोनों सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले G7 को समझते हैं। 1970 के दशक में उपजे वैश्विक आर्थिक संकट से निपटने के लिए फ्रांस और जर्मनी ने ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर फ्रांस में एक बैठक बुलाई। तब इस बैठक को वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट का नाम दिया गया। तेल संकट और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा तय निश्चित विनिमय दरों की प्रणाली का पतन जैसी 1970 के दशक की आर्थिक समस्याएं तब इस बैठक के केंद्र में शामिल थी। मगर आज G7 बड़े औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक संगठन बन गया है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट के नाम से 1975 में स्थापित इस संगठन में तब कनाडा शामिल नहीं था। 1976 में पोर्टो रिको में आयोजित पहले औपचारिक सम्मेलन में कनाडा को इस समूह का हिस्सा बनाया गया। इस तरह G7 ने पोर्टो रिको में आकार लिया। हालांकि ये केवल यहीं तक नहीं रुका। 1980 के दशक में जब विदेश नीति और सुरक्षा के मुद्दों को G7 के एजेंडा में शामिल किया गया, तब सोवियत संघ के महासचिव मिखाइल गोर्बाचोव को 1991 के लंदन शिखर सम्मेलन में बातचीत के लिए बुलाया गया। फिर 1998 में रूस के G7 का स्थायी सदस्य बनने के बाद ये समूह G8 के नाम से जाना जाने लगा। मगर इस समूह का ये नया नाम G8 बहुत दिनों तक रास नहीं आया। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया, तब रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया। इस तरह संगठन फिर से G7 बन गया। मगर आज का G7 वही G7 नहीं है जो 1970 के दशक में था। आज G7 का विस्तार काफी अधिक हो गया है। सम्मेलन की वेबसाइट के ही मुताबिक 2022 तक G7 दुनिया की आबादी में महज 10% की हिस्सेदारी रखता है, मगर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में तकरीबन 31% पर इसका नियंत्रण है। वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भी ये देश करीब 21% का योगदान देते हैं। G7 देश वैश्विक व्यापार के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। खास करके अमेरिका और जर्मनी प्रमुख निर्यातक देशों में शुमार हैं। दोनों ने 2021 के दौरान विदेशों में $1 ट्रिलियन से अधिक का माल बेचा है। दुनिया के सबसे बड़े सकल घरेलू उत्पादों में शामिल दो सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन और भारत इस समूह का हिस्सा नहीं है। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि हमेशा G7 के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की सालाना बैठक में मौजूद होते हैं। 1991 के ओटावा शिखर सम्मेलन के बाद से यूरोपीय संघ G7 का स्थायी साझेदार बन गया है। अगली बार 2023 में जापान इसकी अध्यक्षता करेगा। वहीं जर्मनी इस साल 2022 में 7वीं बार G7 की अध्यक्षता कर रहा है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने भारत सहित अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को शिखर सम्मेलन में भागीदार देशों के रूप में आमंत्रित किया।
वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में शामिल हुए, जबकि संगठन के देशों के विरोधी और प्रतियोगी माने जाने वाले रूस और चीन सम्मेलन में मौजूद नहीं थे। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने 2 सत्रों को संबोधित किया। G7 की बैठक में भारत को बुलाने का मकसद दुनिया को रूस के प्रभाव से मुक्त बनाने में उनकी मदद करना है। वे चाहते हैं कि भारत रूसी तेल की खरीद को प्रतिबंधित करने में सहयोग करे, रुपया रूबल तंत्र का उपयोग करके प्रतिबंधों को दरकिनार ना करे, साथ ही गेहूं के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दे। हालांकि मोदी सरकार ने सभी अनुरोधों को ठुकरा दिया। फिर सवाल है कि भारत को सम्मेलन का हिस्सा बनाना क्या G7 देशों की भूल थी? असल में भारत को बुलाने का मकसद रूस के प्रभाव से मुक्त दुनिया बनाने में भारत की मदद लेना था ही नहीं। सच तो यह है कि G7 भी जानता है कि 20 साल पहले की तुलना में उसका प्रभाव आज बेहद कम हो गया है और वो अपना प्रभाव फिर से बढ़ाना चाहता है। इसलिए दूसरे तेजी से उभरते देशों को संगठन का हिस्सा बनाकर वो अपना पुराना दबदबा हासिल करना चाहता है। प्रमुख G20 देशों को अपने शिखर सम्मेलन में पर्यवेक्षकों के रूप में आमंत्रित करना इसी मंसूबे की ओर इशारा करता है। जहां तक भारत का सवाल है तो इसकी अहमियत इस निर्विवाद सत्य में निहित है कि भारत की भागीदारी के बिना किसी भी वैश्विक समस्या का गंभीरता से समाधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैश्विक व्यवस्था में भारत का ओहदा अब काफी बड़ा हो गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत उसके पक्ष में बन रही परिस्थिति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकेगा? अब अगला बड़ा सवाल कि यूक्रेन के समर्थन में जारी स्टैंड अलोन G7 स्टेटमेंट क्या रूस के लिए चुनौती पेश कर सकेगा? दरअसल स्टैंड अलोन G7 स्टेटमेंट के जरिए रूस को यह चेतावनी दी गई थी कि रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों के किसी भी उपयोग के गंभीर परिणाम रूस को भुगतने होंगे। साथ ही रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और तेज करने की बात की गई है। इसमें रूसी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने, सोने के निर्यात को टारगेट करने, तेल की कीमतों को सीमित करने और तकनीक तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। इस स्टेटमेंट को लेकर कई जानकारों का मानना है कि ये बयान रूस पर सख्ती बरतने और उस पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाने के करीब लाता है। लेकिन क्या इसका मकसद सही में यूक्रेन का हित करना है? तो एक शब्द में इसका जवाब है नहीं। जब यूक्रेन में युद्ध की छाया शिखर पर दिखाई दे रही थी, तब खुद को वैश्विक ताकतों का हिस्सा कहने वाले देश संगठनों के जरिए टॉक शॉप और गीदड़ भभकी देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। इन राष्ट्रों की शक्तिहीनता को उजागर करने के लिए रूस का कीव पर लगातार हमला करना काफी था। दरअसल जर्मनी में एक तरफ शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही थी, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रहा था। ऐसे में भी G7 के नेताओं ने रूस की आक्रामकता की निंदा करने के सिवाय और कुछ नहीं किया। ऊपर से यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों के जरिए सहायता मुहैया कराने का जो सवाल था, उसे भी उन्होंने मैड्रिड में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन के लिए टाल दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे की असल मंशा क्या है। आपको पता ही होगा कि हथियारों की बिक्री पश्चिमी देशों की आय का प्रमुख जरिया है, और हथियार तब बिकेंगे जब देशों के बीच तल्खियां बढ़ती रहें, उनके बीच युद्ध का माहौल रहे या फिर युद्ध हो ही जाए। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को हथियार मुहैया कराकर ये देश अपने इसी हित को साधने में लगे हैं। ऐसे में ये यूक्रेन को बड़े पैमाने पर उन्नत हथियार मुहैया कराकर हथियारों की होड़ को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए यहाँ रूस विरोधी फॉर्मुलेशन की जगह चीन के मुद्दे को अधिक तवज्जो दी गई। ऐसे में अब जो सवाल बचा है कि क्या $600 बिलियन की योजना चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मात दे पाएगी? तो चलिए अब इस सवाल को भी समझ लेते हैं। असल में जहां रूस विरोधी फॉर्मुलेशन की उम्मीद थी, वहां चीन का मुद्दा हावी रहा। चीन पर G7 की मांगों को दिखाने वाले दस्तावेज में कुल 6 पैराग्राफ समर्पित थे। इसमें पहले ताइवान जल संधि में शांति और स्थिरता की जरूरत पर जोर दिया गया। साथ ही क्रॉस स्टेट मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान पर भी बात की गई। फिर चीन को विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अपनाने की नसीहत दी गई। इसके अलावा इस खंड में हांगकांग, तिब्बत और शिनजियांग में मानवाधिकार की स्थिति का भी जिक्र किया गया। इतना ही नहीं, ये दस्तावेज कहता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के विशाल समुद्री दावों की कोई कानूनी जगह नहीं है, उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। इनके सबके अलावा इस बैठक की जो मुख्य बात रही वो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए भारत जैसे विकासशील देशों में पारदर्शी
और गेम चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना और इसके लिए 2027 तक $600 बिलियन का फंड जुटाने का टारगेट सेट करना। ये कदम निश्चित ही चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दायरे को सीमित करेगा, लेकिन कितना करेगा वो इसके कार्यान्वयन से ही तय होगा। तो अब देख लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल को। सवाल है, G7 की बैठक में भारत को बुलाने का मकसद रूस के प्रभाव से मुक्त दुनिया बनाने में उनकी मदद करना था। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।